आपका जो पिछले वीडियो में जो पढ़ाया उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। और ये जो ब्रीफिंग हो रही है, इस ब्रीफिंग के बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यू के लिए। तो इसको ब्रीफ कर रहा हूँ और रूम पे रहिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 के बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप उसको देख सकिए, क्योंकि एक वीडियो यदि आपका बीच में से कहीं छूट जाता है तो चूंकि कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक किया हुआ होता है तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं और किसी जगह पे यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको फिर से प्ले करके देखिए, मतलब उसको पीछे चले जाइए और बैक में जाकर के उसको फिर से देखिए। 1 से 2 बार यदि आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको वो क्लियर समझ में आने लगेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो कंटिन्यूअसली आप देखिए, स्टेप बाय देखिए। और जो 11-12 के बच्चे हैं तो 12 का जो टारगेट का जो वीडियो डाला हुआ है, तो आप जिस समय फ्री टाइम में बैठते हैं तो 12 का भी वीडियो को आप देखिए। उसको देखने से क्या होगा, कम से कम टर्म वगैरह आपको पता चलेगा कि ये टर्म आ रहा है। और फिर आपके हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग लॉकडाउन के बाद फेस टू फेस मिल करके क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन का जगह ऑनलाइन ले नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आई कांटेक्ट में रह करके, और हम लोग ऑफलाइन पढ़ाए हुए हैं तो ऑफलाइन में हम लोग को एक्सपीरियंस है, तो आई के कांटेक्ट में रह करके आपके विषय में हमको पता चलता है। आप पे प्रेशर बना के आपको पढ़ाते हैं, आपको हर तरीके से देखते रहते हैं कि आप क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं या जवाब नहीं दे पा रहे, तो उसके हिसाब से आपको देख करके हम पढ़ाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वीडियो हमने अपलोड कर दिया, अब बहुत बच्चे सिंसियर होते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिंसियर नहीं होगा। तो जो सिंसियर नहीं होगा तो वो तो वीडियो को इजीली लेकर के देखेगा, वो देखा नहीं देखा तो उससे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जब ऑफलाइन में जब क्लासरूम में रहते हैं तो आप नहीं भी चाह करके कि आज हम नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ बच नहीं सकते हो। तो आप हमको जानते ही हैं, एक एक बच्चे से मैं खड़ा करके पूछता हूँ। तो ऑफलाइन में क्या है कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाता है। ऑनलाइन में आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि आप कितना ईमानदारी से इस चीज को ले रहे हैं। आप जितना ईमानदारी से इस चीजों को लीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, इसका स्टडी कीजिएगा, तो वो आपको उतना बेनिफिट देगा। लेकिन मैं यहाँ से आपको डांटूंगा तो जरूर, लेकिन उस डांट से उतना प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन आई कांटेक्ट पे जब आप रहते हैं, आप देखे ही हैं, मेरे क्लास में आप बैठे हैं तो देखे हैं कि उतनी भीड़ में भी किसी को डांट दिया, किसी से पूछ लिया, नहीं बताया तो वहां पे डांटा। तो ये एक तरह से क्या किया जाता है कि प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है ताकि आप पढ़ सकिए। आपके ऊपर प्रेशर होगा, और दुनिया में कोई भी अच्छे काम जब होते हैं तो प्रेशर पे ही होता है। तो इस लेकर के इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिए और कुछ मेंशन करिए। कॉपी पे आपके पास में ह्यूमन फिजियोलॉजी का नोट्स दिया हुआ है तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, और कॉपी पे मेंशन आउट कीजिए और लिख लिख करके उसको पढ़िए। फिर जब बोलेंगे क्वेश्चन बैंक बनाए तो क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, और क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद फिर लाइव डिस्कशन। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो आपका स्क्रिप्टरी सिस्टम चल रहा था, चलिए स्क्रिप्टरी सिस्टम ये जो स्क्रिप्टरी सिस्टम आपका था, स्क्रिप्टरी सिस्टम जो आपका है, इसमें एक टर्म आ रहा है एक्सक्रीशन। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। एक्सक्रीशन मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा हूं, अभी फिर से आपको बोलता हूं कि कभी भी बायोलॉजी में EX वर्ड आता है, ये अपना सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं आपको बता देता हूं कि मैं देखा हूं जैसा वैसा मैं आपको बताता हूं कि ये जो EX वर्ड यदि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कहीं भी आता है तो इसका मतलब ही होता है कि आउटसाइड। ये सेल्फ एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। जैसे केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो EX वर्ड वहां भी आया होता है। EX का मतलब हो गया कि बाहर, और थर्मिक मतलब टेम्परेचर, इसका मतलब उस रिएक्शन से टेम्परेचर क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्रीशन, तो इसका मतलब होगा कि एक्सक्रीशन, क्रीशन मतलब इसको वैसे कर सकते हैं सिक्रीशन। तो यहाँ जो एक्सक्रीशन है इसका मतलब होगा कि कोई मटेरियल होगा जिसको हम लोग बॉडी से आउटसाइड निकालेंगे। क्लियर हो गया? अब आइए, तो वो मटेरियल क्या होगा, तो वो वेस्ट मटेरियल होगा। वो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यानी हम लोग जो एक्सक्रीट आउट करेंगे किसी भी चीज का, जो एक्सक्रीशन करेंगे वो वेस्ट मटेरियल का करेंगे। वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो इस लेकर के हमको बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है। क्लियर हो गया?
अब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट मटेरियल क्या क्या हो सकता है। तो वेस्ट मटेरियल आपका क्या हो सकता है, मैं पिछले वीडियो में जो पढ़ा रखा हूं, तो वेस्ट मटेरियल आपका CO2 हो सकता है। वेस्ट मटेरियल आपका वाटर भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए कि वो भी वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम लोग यूरिन के थ्रू पास आउट करते हैं, स्वेट के थ्रू पास आउट करते हैं। और वेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है, तो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है। नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ये आपके वेस्ट मटेरियल हैं। और ये जो वेस्ट मटेरियल है, इसी का आप यदि इलिमिनेशन करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हो, इसी को यदि आप बॉडी से बाहर निकालते हो, तो यही केवल आपका क्या कहला सकता है, एक्सक्रीशन। ये आपका एक्सक्रीशन कहला सकता है, ये एक्सक्रीशन कहा सकता है। तो यहां पे क्या हुआ कि एक्सक्रीशन हम लोग किसका करेंगे, तो वेस्ट मटेरियल का करेंगे। और वो जो वेस्ट मटेरियल हमारा होगा वो CO2 होगा, वाटर होगा और नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होगा। ये जो CO2 और वाटर है, ये CO2 और जो वाटर है, ये आपका, मैं पिछले वीडियो में पढ़ा रखा हूं, फिर से एक बार बोल देता हूं, ये CO2 एंड वाटर जो आपका है, ये आपका कौन कौन बना सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट बना सकता है, कौन बना सकता है, तो लिपिड बना सकता है, और कौन बना सकता है, तो प्रोटीन भी बना सकता है, और कौन बना सकता है, तो DNA बना सकता है, और कौन बना सकता है, तो RNA बना सकता है। पिछले वीडियो में क्लियर कर रखा हूं, लेकिन फिर से समरी करके आपको दिखा दे रहा हूं। यही आपका CO2 और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इन सबों के पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जिसके जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तो वो क्या करेगा, CO2 बना देगा टूटने के बाद, और वाटर बना देगा। क्योंकि ये सारे बायोमोलिक्यूल हैं, बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल होता है, और जो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल होता है वो कार्बन कंटेनिंग होता है। तो कार्बन कंटेनिंग होगा तो मोस्टली कार्बन के साथ में हाइड्रोजन को होना ही होना है। तो इस लेकर के क्या हो गया कि आपका जो बायोमोलिक्यूल है, तो वही बायोमोलिक्यूल हम लोग फूड के रूप में अंदर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को, DNA को, RNA को। तो ये जब हमारा ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करेगा, अब इस जगह पे अंतर है। थोड़ा सा हम आपस में बात कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे बोल दिया कि ये आपका जो ब्रेक करेगा, तो कहां ब्रेक करेगा, तो दो जगह ब्रेक करेगा। सुनिएगा कैसे, एकदम क्लियर करिएगा। तो ये जो आपका बायोमोलिक्यूल है, ये ब्रेक करेगा, तो कहां ब्रेक करेगा, तो एक होगा क्या, तो इंटेस्टाइन में ब्रेक करेगा, यानी GIT में ब्रेक करेगा। मैं आपको पढ़ा रखा हूं, फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, टारगेट बैच के बच्चे हैं। टारगेट बैच के भी बच्चे को ये देखना है ताकि 11 का रिवीजन आपका होता रहे। एकदम डैम श्योर देखिएगा ताकि रिपीट आपका होता रहे, रिवीजन आपका हो जाएगा। ये मतलब GIT में ब्रेक करेगा। ये GIT में यदि ब्रेक किया, ये यदि GIT में ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये GIT से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा, लिपिड सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा, प्रोटीन सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा एमिनो एसिड में, DNA RNA भी सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा। और टूट करके ये जो आपने यहाँ पे मान लीजिए कि ये फूड लिया था, और ये फूड का सिंपल फॉर्म में टूट करके ये एब्जॉर्ब हो गया। हम उम्मीद करते हैं ये दिख रहा होगा, ये छोटे फॉर्म जो थे ये एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद, ये जो एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब होने के बाद ये चला गया, एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड में, नहीं दिख रहा। तो ये एब्जॉर्ब होकर के कहां चला गया, तो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला गया। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे इस जगह पे कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं बोला कि ये जो अभी आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, DNA और RNA है, ये आपका क्या हो रहा है, यहां से एक्सक्रीशन को इस जगह से हम हटा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या अभी कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका। मैं बोला ये एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन हो गया, यानी एक्सक्रीशन में आपका होगा CO2 का एक्सक्रीशन होगा, वाटर का एक्सक्रीशन होगा, और नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन होगा। तो ये सारे जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं, CO2, वाटर और नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, ये बने किससे हैं, तो ये बने हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, DNA और RNA। यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और DNA RNA जो है, ये आपका CO2 और वाटर वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा। और जो आपका बच गया, यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, तो इसके फॉर्मेशन में ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, इसका फॉर्मेशन जो करेगा, जिसके पास नाइट्रोजन होगा, वैसा बायोमोलिक्यूल जिसके पास नाइट्रोजन हो, तो जिसके पास नाइट्रोजन होगा वही नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा।
जिसके पास नाइट्रोजन, तो कार्बोहाइड्रेट के पास नाइट्रोजन नहीं होता है मोस्टली, लिपिड के पास नहीं होता है, तो होता है किसके पास में, प्रोटीन के पास में होता है, डीएनए के पास में होता है और आरएनए के पास में होता है। तो इस लेकर के प्रोटीन, डीएनए और आरएनए ये क्या करेगा कि नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल बनाएगा। अब ये जो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल बनाएगा, ये बनाएगा प्रोटीन, ये बनाएगा डीएनए, यानी डीएनए से बनेगा, और किससे बनेगा, तो आरएनए से बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में आपका क्या है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे डीएनए में है नाइट्रोजीनस बेस, आरएनए में है नाइट्रोजीनस बेस, प्रोटीन में है नाइट्रोजीनस बेस। यानी आप यदि फूड के रूप में प्रोटीन लेते हैं, डीएनए लेते हैं और आरएनए लेते हैं, तो ये नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल आपका बन सकता है, प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से बन सकता है। लेकिन कैसे बनेगा ये आप ध्यान से देखिएगा। अभी हमने इसको क्या किया, ये जो आपका है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये अब आपका आ गया कहां पे, आपने फूड के रूप में ले लिया इस मॉलिक्यूल को, कहां पे, तो जीआईटी यानी एलिमेंट्री कैनाल में आपने ले लिया। लेने के बाद वो जो फूड का लार्जेस्ट मॉलिक्यूल था, अब ये मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, लिपिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा, डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। तो इसको क्या किया गया कि सिंपल फॉर्मेट में तोड़ा गया, सिंपल फॉर्मेट में तोड़ा गया। और कुछ ऐसे होंगे जो कि ब्रेक नहीं किया। क्लियर हो गया? अब यहां पे क्या हो गया कि ये जो फूड मॉलिक्यूल आपका था, ये जो फूड मॉलिक्यूल था, इसी फूड मॉलिक्यूल में आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो ये फूड मॉलिक्यूल क्या हुआ, जीआईटी में, एलिमेंट्री कैनाल में एंजाइम की मदद से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्मेट में आ गया, लिपिड सिंपल फॉर्मेट में आ गया, प्रोटीन सिंपल फॉर्मेट में आ गया, एब्जॉर्बल फॉर्मेट में, डीएनए सिंपल फॉर्मेट एब्जॉर्बल में आ गया और आरएनए भी सिंपल फॉर्मेट एब्जॉर्बल फॉर्मेट पे आ गया। तो अब वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होकर के क्या हुआ, एब्जॉर्ब होकर के वो चला गया ब्लड में। और ये मतलब जो सिंपल फॉर्मेट था, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म था, सिंपल फॉर्म जो था फूड का, जिसको कि एंजाइम की मदद से हमने एंजाइम की मदद से ब्रेक किया है, जिसको हमने एंजाइम की मदद से ब्रेक किया सिंपल फॉर्म को, ये अब क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये लिखा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, एब्जॉर्ब हो गया। और एब्जॉर्ब होके कहां आ गया, ब्लड में आ गया। और ब्लड से कहां चला जाएगा, तो सेल के अंदर चला जाएगा। ब्लड से वो मटेरियल कहां चला गया, सिंपल फॉर्मेट चला गया। ये सिंपल फॉर्मेट जो है ये चला गया सेल के अंदर। ये मैं इसलिए डॉट डॉट दिखा रहा हूं क्योंकि सबके लिए रिप्रेजेंटेशन है, यानी कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्मेट, लिपिड का सिंपल फॉर्मेट, प्रोटीन का सिंपल फॉर्मेट, डीएनए का और आरएनए का, ये सिंपल फॉर्मेट अब सेल के अंदर आ गया। अब ये जो सिंपल फॉर्मेट सेल के अंदर आया, तो इसमें यहां पे इस सिंपल फॉर्मेट का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मैं आपको पढ़ा रखा हूं मेटाबॉलिज्म, एकदम क्लियर करिएगा यहां पे, क्लियर, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर, पॉइंट नोट आउट कीजिए, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म होगा उस सिंपल फॉर्मेट का। मेटाबॉलिज्म में दो चीज बताया था, एक बताया था एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और एक बताया था केटाबॉलिज्म। यहाँ पे केटाबॉलिज्म, बोलिज्म, तो यहाँ पे केटा मतलब ऐसे पकड़िए, केटा मतलब काटना या काटा, जैसे पढ़िएगा तो जैसे घरेलू भाषा में यहाँ पे पढ़िएगा, हिंदी में लगेगा तो काटा, काटा का मतलब काट दिया तो छोटा हो गया, तो केटा यानी काटाबॉलिज्म। यदि देखिएगा बिहारी लैंग्वेज वगैरह में भी हम लोग भी जैसे हुआ तो काटाबॉलिज्म नहीं पढ़ दीजिएगा इसको। लेकिन कोई बच्चा होगा जिसका हिंदी बहुत मजबूत होगा, इंग्लिश थोड़ा कमजोर होगा, तो सीधे इसको पढ़ेगा काटाबॉलिज्म। तो काटाबॉलिज्म नहीं हुआ, लेकिन वो काटाबॉलिज्म आपके काम का है कि काटा मतलब क्या क्या छोटा किया। तो अब ये जो हमारा सिंपल फॉर्मेट एब्जॉर्ब होकर सेल के अंदर है, अब इसका केटाबॉलिज्म होगा, और उसका जो केटाबॉलिज्म होगा तो इससे वेस्ट मटेरियल अब निकलेगा, और इससे जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा CO2, वाटर और नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल जिसमें आपने बताया था अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये जो बना, ये जो सेल के अंदर बना, इस मटेरियल को यदि आप बॉडी से बाहर निकालते हो, इस मटेरियल को यदि बॉडी से एक्सक्रीट करते हो, तभी ये एक्सक्रीशन कहलाएंगे। नहीं समझ में आया, पूरा क्लियर समझ में आ गया। यदि सेल के अंदर, यदि मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट मटेरियल बनेगा
उसका बॉडी से निकलना एक्सक्रीशन कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में भी ये भी वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ये वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर नहीं गया, ये सेल के अंदर नहीं गया, तो ये स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा। तो यानी इसका मतलब हो गया कि ये जो वेस्ट मटेरियल जो स्टूल के थ्रू बाहर निकला, ये अनडाइजेस्टेड पार्ट, ये एक्सक्रीशन नहीं कहलाएगा। तो बड़ा अंतर क्लियर करिएगा कि कब आप एक्सक्रीशन बोलिएगा, कब एक्सक्रीशन नहीं बोलिएगा। तो एक्सक्रीशन तब कहलाएगा जब बायोमोलिक्यूल का जो सिंपल फॉर्मेट है वो सेल के अंदर ब्रेक करे, और उसके बाद ये जो सिंपल मॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर ब्रेक करे, और उसके बाद आपका क्या करे, वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन करे, वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन करे। तो यानी एक लाइन में यदि हम सिंपल फॉर्म में बोले तो सेल के अंदर यदि कोई वेस्ट मटेरियल बनेगा और उसको यदि आप बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन। तो आपका क्या होता है, आप ह्यूमन बीइंग का बात कर रहे हैं, तो हम लोग का जो एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये हम लोग में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। तो ये जो फूड हमने लिया वो मेरे सेल के अंदर गया ही। तो यहाँ पे यदि कोई जीआईटी ट्रैक्ट में, यानी जीआईटी यानी एलिमेंट्री कैनाल के ट्यूब में यदि कोई वेस्ट मटेरियल बना है, ये वेस्ट मटेरियल यहाँ भी बना है, तो ये वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकलेगा, लेकिन ये सिक्रीशन नहीं कराएगा। इसलिए नहीं कराएगा क्योंकि ये ब्रेक डाउन सेल के अंदर नहीं हुआ है, इसलिए इसको आप एक्सक्रीशन नहीं कर सकते हैं। तो एक्सक्रीशन किसको बोलिएगा, तो यहां से जो एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में आया और ब्लड से कहां आ गया, तो सेल में आ गया, और उस सेल में जब फिर ब्रेक किया वो मॉलिक्यूल, तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बना, वो वेस्ट मटेरियल आपका यदि बॉडी से बाहर निकालते हो तो उसको आप लोग एक्सक्रीशन बोलते हो। और इस वेस्ट मटेरियल को यदि तुम बाहर निकालते हो तो डेफिकेशन। क्लियर हो गया। तो यहां से ये क्या कहलाएगा, डेफिकेशन। ये एक्सक्रीशन कभी नहीं कहलाए। कोई डाउट इसमें, पूरा क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम यहाँ पे आपको ओवरव्यू कर देते हैं। पूरा एक्सक्रीटिव सिस्टम आपका चल रहा है, उसमें एक्सक्रीशन आया। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। आप रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ऑफ द वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हो। किसको भाई, वेस्ट मटेरियल को। और वो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, CO2, वाटर और नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल हो सकता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल हो सकता है। और ये कहां बनना चाहिए, सेल के अंदर। सेल के, यदि सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल बनेगा, यानी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म से यदि ये मटेरियल बन रहा है और आप उसको बाहर निकालते हो, तभी वो एक्सक्रीशन कहलाएगा। तो यहाँ पे CO2, वाटर और नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल हो सकता है। तो हम लोग जब भी कोई फूड लेंगे, उस फूड में या तो फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, डीएनए होगा और आरएनए होगा। और ये जो आपका फूड में होगा, तो इसमें से सभी के पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए करके कार्बन से CO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन से वाटर बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये भी वेस्ट मटेरियल है, ये सेल के अंदर ही इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसका ये जो लार्जेस्ट फॉर्म था, तो उसका जो सिंपल फॉर्म एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के थ्रू सेल में आया, तो यहीं पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो इसलिए करके ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटिव। कौन कौन, तो CO2 और वाटर। तो कौन कौन बनाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, लिपिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, डीएनए और आरएनए। लेकिन नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल केवल प्रोटीन, डीएनए और आरएनए बनाएगा, क्योंकि इसके पास में नाइट्रोजन है। लेकिन ये प्रोटीन, डीएनए, आरएनए डायरेक्ट नहीं बनाएगा। आप जो फूड के रूप में लीजिएगा, तो पहले फूड का डाइजेशन होगा, एंजाइम की मदद से डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद वो फिर सुनिएगा वो सिंपल फॉर्म में आएगा, और वो सिंपल फॉर्म फिर एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाएगा, और ब्लड से फिर सेल में आएगा वो सिंपल फॉर्म। अब जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा सेल के अंदर, तो अब जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, उस वेस्ट मटेरियल को यदि आप बॉडी से बाहर निकालिएगा, तो वो कहलाएगा आपका एक्सक्रीशन। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। आइए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटिव सिस्टम का। एक्सक्रीटिव सिस्टम, अब एक्सक्रीशन करना है, रिमूवल करना है वेस्ट मटेरियल का। तो वेस्ट मटेरियल का रिमूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन चाहिए कि एक्सक्रीट कर सके, या एक्सक्रीटिव सिस्टम चाहिए, या जनरल बॉडी सरफेस चाहिए। तो अलग अलग एनिमल किंगडम में आप लोग को फाउंडेशन बैच में पढ़ा रखा हूं, तो उसके हिसाब से, चूंकि आपका पढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं डील करता हूं कि कौन कौन सा ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो मैं उसका एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं। पहले ह्यूमन बीइंग में आता हूं, यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। ह्यूमन बीइंग के केस में हम लोग बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग के केस में यदि आप बात करते हो, तो ह्यूमन बीइंग में दो तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दो तरह का, क्लियर करिएगा। फिर हम धीरे धीरे फाइलम के अंदर इंटर कर जाएंगे। अभी पहले यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग का बात कर लेते हैं, तब फाइलम वाइज बात करेंगे।
हम बोले कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का यदि बात किया जाए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का यदि बात किया जाए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का यदि हम लोग बात करें, ऑर्गन का बात करें तो हमारे पास में दो टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे। क्लियर हो गया? एक होगा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन या प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक होगा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और एक होगा एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मैं बोला यहां पे कि एक है मेन या प्रिंसिपल, या आप इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब यहां पे क्या है, अब एसेसरी का मतलब हो गया कि ये काम नहीं भी करे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि मेन वाला यदि वेस्ट मटेरियल को निकालना बंद कर दे तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाएगा आप वो ये यदि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यदि फेलियर हो जाएगा तो सर्वाइवल पे खतरा हो जाएगा और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यदि कंप्लीट फेलियर हो गया तो डेथ ही हो जाएगी, ये क्लियर है। लेकिन इधर जो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिख रहे हैं, ये यदि नहीं भी एक्सक्रीट करे तो उतना ज्यादा नुकसान तो आपको होगी, क्योंकि वेस्ट मटेरियल ये निकालना है तो आपके बॉडी से जहर ही निकालना है एक तरह से, तो नुकसान तो होगा, लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि जितना बड़ा कि ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फेलियर के कारण होगा। क्लियर हो गया? और आपको पता चल गया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन यदि कोई है तो ये क्या करेगा, ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा। और मैं बार बार आपको बताया कि वेस्ट मटेरियल आपका CO2 होगा, वाटर होगा और नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल होगा। नाइट्रो दिख रहा होगा, नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल होगा। नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल में अमोनिया बोल दिया था, यूरिया बोल दिया आपका, और यूरिक एसिड बोल दिया मेनली, कोई डाउट नहीं है। तो मैं बोला यहाँ पे क्लियर करिएगा, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन को पहले ह्यूमन बीइंग के केस में, ये ह्यूमन बीइंग के केस का बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के केस में दो पार्ट में बात किया, एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन या प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक कर दिया एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्लियर हो गया? अब जो ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसमें ह्यूमन बीइंग के केस में आता है किडनी। किडनी क्लियर हो गया? ये किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मतलब इसी का मेन काम है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। वो वेस्ट मटेरियल सेल के द्वारा बनाया गया होगा, वो वेस्ट मटेरियल किसके द्वारा? सेल के द्वारा, क्योंकि सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनेगा उसी को निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो एक्सक्रीशन करता है, तो एक्सक्रीशन करता है, इसका मतलब हो गया कि सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बना है उसको बॉडी से बाहर निकालना जो काम करेगा, बाहर निकालने का, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाएगा और वो एक्सक्रीशन करेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे मैं बोला कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया या प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया, तो किडनी। अब एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या आएगा, तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आएगा स्किन। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, स्किन। अब स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एकदम क्लियर हो गया। अब ये जो स्किन जो है ये सबसे लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि स्किन आप देखते हो पूरे बॉडी में आपका फैला हुआ है, तो सबसे ज्यादा एरिया कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो स्किन। लेकिन स्किन क्या है, एसेसरी है या नेसेसरी, तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और किडनी किसमें है, नेसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब यहां से एकदम धीरे धीरे चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये स्किन कैसे भाई, ऐसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा, तो स्किन जो है उसके पास में ग्लैंड मिलता है। क्लियर हो गया? स्किन ग्लैंड जो आपका मिलता है, स्किन पे ग्लैंड मिलता है। ये मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी मैमल के स्किन पे ही ग्लैंड मिलता है। कुछ एक्सेप्शन है, वो अलग बातें हैं, लेकिन जो आपको यदि कोई पूछे कि स्किन पे ग्लैंड मिला तो ये मैमलियन फीचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैमल का कि स्किन पे ग्लैंड मिलेगा। अब ये जो स्किन पे ग्लैंड मिलेगा तो ये दो टाइप का हो जाएगा, एक हो जाएगा स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, और ये जो स्वेट ग्लैंड होगा तो ये स्वेट बनाएगा, और ये जो स्वेट बनेगा, इस स्वेट में तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम वाटर होता है, कुछ साल्ट भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे हो गया स्वेट ग्लैंड। तो वाटर भी आपका क्या था, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल मैं पहले दिखा रखा हूं, तो वाटर भी आपका वेस्ट मटेरियल में। तो ये क्या कर दिया, जो स्वेट ग्लैंड है ये स्वेट निकालो, और स्वेट में मैक्सिमम क्या होगा, वाटर होगा, कुछ साल्ट भी होंगे, कुछ लिपिड भी होंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या होगा कि स्वेट ग्लैंड के थ्रू बाहर निकलेगा। फिर दूसरा क्या होगा, सीबेसियस ग्लैंड।
सीबेसियस ग्लैंड क्या है, तो ऑयली सिक्रेशन निकालता है, जैसा सिक्रेशन ऑयली सिक्रेशन, तो ये भी क्या करेगा, लिपिड का वेस्ट मटेरियल निकाल देगा। क्लियर हो गया, तो लिपिड वाला वेस्ट मटेरियल सीबेसियस ग्लैंड के थ्रू निकल सकता है, यानी लिपिड ही निकलेगा। तो सीबेसियस ग्लैंड चूंकि ऑयली सिक्रेशन करता है और ऑयल जो होता है वो लिपिड के अंदर आता है, तो इसलिए करके यहाँ से क्या होगा, लिपिड जो है वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब स्किन भी वेस्ट मटेरियल रिलीज कर सकता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, वो वेस्ट मटेरियल जो भी निकाला होगा वो सेल के अंदर बना है, और तब वहां से वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। इसलिए करके इस क्रिएशन हमेशा याद रखिएगा, सेल के अंदर का वेस्ट मटेरियल बाहर जाना। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है, स्किन के बाद आते हैं लंग्स पे। अब यहाँ पे जब लंग्स पे आप बात करते हो कि लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो लंग्स तो मेनली हम लोग का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसका मेन काम यदि आपको लंग्स से पूछे कि लंग्स एक्सक्रीटरी है या रेस्पिरेटरी है, तो आपको दो में से कोई एक लेना है, तो क्या लीजिएगा, रेस्पिरेटरी है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल फंक्शन है क्या करना, तो रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज करवाना। इसका कभी प्रिंसिपल फंक्शन ये नहीं है कि ये क्या कर दे कि वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम, लेकिन लंग्स जब रेस्पिरेशन करता है तो उसी दरमियान वेस्ट मटेरियल ही बाहर निकलता है। कैसे, तो लंग्स जब आपका क्या करेगा, दो प्रोसेस होता है लंग्स में जो ब्रीदिंग होती है, तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है, एक होता है इंस्पायरेशन, फिर देखिए वर्ड आ रहा है, बोला कि रेस्पिरेशन में दो स्टेप हो गया, रेस्पिरेशन में दो स्टेप हो गया, ध्यान से देखिएगा, रेस्पिरेशन में दो चीजें हो गई, एक हो गया, या रेस्पिरेशन नहीं बोल के ब्रीदिंग बोलिए, ब्रीदिंग में दो चीजें हो गई जो लंग्स करवाता है, ब्रीदिंग में दो चीज हो गया, ब्रीदिंग में दो चीज हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा इंस्पायरेशन और एक हो जाएगा एक्सपायरेशन। फिर यहाँ पे देखिए एक्स वर्ड आ गया, तो ये एक्स मतलब क्या होगा, आउटसाइड। तो ये जो क्या होगा कि ब्रीदिंग जो होगा वो ब्रीदिंग कौन करवाएगा, तो लंग्स करवाएगा। तो लंग्स के द्वारा जो ब्रीदिंग होगा, लंग्स के द्वारा जो ब्रीदिंग होगा, तो उसमें दो स्टेप होगा, एक इंस्पायरेशन और एक होगा एक्सपायरेशन। अब ये जो एक्सपायरेशन होगा, तो इसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, और वो वेस्ट मटेरियल किस फॉर्मेट पे होगा, तो CO2 फॉर्मेट पे होगा और वाटर के फॉर्मेट पे होगा। और ये जो वाटर होगा ये भी वेस्ट मटेरियल इसलिए होगा क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर आपके बॉडी में रहेगा, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी को कभी भी पॉजिटिव सपोर्ट नहीं देता, मेनली पॉजिटिव सपोर्ट नहीं देता, ये आपको नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए करके आप क्या करते हो कि ये वाटर को भी हम लोग क्या करते हैं कि लंग्स के थ्रू बाहर एक्सपायर कर देते हैं, जो कि मॉइस्चर के फॉर्म पे आता है। किस फॉर्मेट पर आता है, मॉइस्चर फॉर्म में, ये वाटर मॉइस्चर के फॉर्मेट पर होता है। तो यानी आप क्या करते हो कि लंग्स के मदद से भी एक्सक्रीशन करते हो, लंग्स के मदद से भी एक्सक्रीशन करते हो, लेकिन ये लंग्स के मदद से जो एक्सक्रीशन होगा ये किसका होगा, तो CO2 का होगा, किसका होगा, तो वाटर का होगा। ये तो आपने सिंपल देखा, क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे क्या बोला कि जो लंग्स है, तो लंग्स में तो मेनली एक्सपायरेशन के द्वारा CO2 और वाटर, तो ये आपको मैं ब्रीदिंग में पढ़ा रखा हूं, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें पढ़ाया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दिया। लेकिन चूंकि अभी मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है, तो इसके अलावे भी लंग्स एक्सक्रीट आउट करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। क्या एक्सक्रीट आउट करता है, तो जो वोलाटाइल का मतलब होता है उड़ने वाला, जैसे डीजल को खोल के छोड़ दीजिए तो वो उड़ जाएगा, वो वोलाटाइल नेचर का है। तो जो वोलाटाइल मटेरियल्स, वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर बनता है, किसके टूटने से, तो लिपिड के टूटने से। तो लिपिड जब हमारे बॉडी के अंदर टूटता है तो वो वोलाटाइल मटेरियल्स बनाते हैं, और वो वोलाटाइल मटेरियल्स आपका क्या कहलाता है, तो वोलाटाइल मटेरियल्स आपका कहलाता है कीटोन बॉडीज, कीटोन। क्या हो गया, ये जो कीटोन बना है ये किसके ब्रेकडाउन से बना है, लिपिड के ब्रेकडाउन से बना है। तो ये कीटोन पहले तो ये वोलाटाइल हो गया, तो वोलाटाइल का मतलब उड़नशील, हिंदी में बता रहा हूं, उड़ने वाला, ये हो गया। यानी कीटोन जो है वो वोलाटाइल है, और कीटोन बना कहां, तो सेल के अंदर। किससे बना, तो कीटोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ, कीटोन इज ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे लिख रहा हूं, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ किसका, तो लिपिड का। तो धीरे धीरे यदि आप बोलते हो कि कीटोन आपके बॉडी में बन रहा है,
तो वो कीटोन क्यों बन रहा होगा? क्योंकि आपके बॉडी में क्या टूट रहा होगा? तो लिपिड टूट रहा होगा। ये लिपिड के टूटने से आपका कीटोन बन रहा है, और कीटोन वोलेटाइल है। कीटोन क्या है? वोलेटाइल। तो ये जो कीटोन है, ये जो कीटोन है, तो ये कीटोन क्या हो सकता है? तो के को हटा के एसी लगा दीजिए, एसी, तो क्या हो गया? एसीटोन हो गया। यानी इस कीटोन के अंदर क्या आ सकता है? एसीटोन। एसीटोन पहले कर दिया, एसीटोन। अच्छा, दूसरा क्या होगा? अब एनी को हटा दीजिए, एसीटो हो गया, तो एसीटो लिख दीजिए, ध्यान से देखिएगा, एसीटो और लगा दीजिए एसिटिक एसिड, एसीटो एसिटिक एसिड, ये हो गया एसीटो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसीटो एसिटिक एसिड। और तीसरा क्या होगा? एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक पूरा ऑर्गेनिक यूज हो रहा है, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड क्लियर हो गया। तो ये जो आपका एसीटोन, एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड बना, ये किसका प्रोडक्ट था? लिपिड का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट था, लिपिड का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट था, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, डाउन प्रोडक्ट। तो लिपिड का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट था वो क्या कहलाया? एसीटोन, एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, और इसी के ग्रुप को हम लोग क्या बोले? कीटोन। यानी कीटोन के अंदर क्या क्या है? एसीटोन, एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। और ये जो बना, ये किसके टूटने से बना है? लिपिड के टूटने से बना है। यानी लिपिड टूटा कहां होगा? सेल के अंदर। फिर जीआईटी का बात मत करना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जीआईटी के अंदर टूटा सिंपलेट फॉर्म पे चला गया, क्योंकि हमको करना एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन जब भी कभी होगा तो उस मॉलिक्यूल का होगा या उस सब्सटेंस का होगा जो सब्सटेंस सेल के अंदर बना होगा। यानी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट मटेरियल बना होगा, उस वेस्ट मटेरियल को हमको बाहर निकालना है। तो मेरा लिपिड का ब्रेकडाउन सेल के अंदर हुआ, तो सेल के अंदर यदि लिपिड ब्रेक किया, लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हो गया मेरा क्या? एसीटोन। क्या हो गया? एसीटो एसिटिक एसिड। और क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। और इस सबों को मिला करके, अब यदि हम इस सबों को मिला करके यदि बात करें, ये टोटल मेरा जो बना, ये जो टोटल मेरा बना, इस सबको मिला करके हम लोग क्या बोल देंगे? ये हमारा कहलाएगा कीटोन। तो कीटोन वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? वोलेटाइल। इसका मतलब हो गया लंग्स केवल, बच्चे ये ध्यान रखिएगा, लंग्स केवल CO2 और वाटर को रिलीज नहीं करता है, लंग्स उसके साथ में जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, जैसे एल्कोहल भी रिलीज होता है। कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ द इंटेक यदि अल्कोहल का कर लेता है तो स्टोमक में तो एल्कोहल एब्जॉर्ब होता है, फोटोडाइजेस्टिव सिस्टम पर आ रखे, और जो एक्सेस होगा ना, वो भी एल्कोहल भी वोलेटाइल नेचर होता है, तो वो भी क्या होगा? ब्लड के थ्रू एल्कोहल एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से वो चला जाता है लीवर में, वहां पे लिपिड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जो ब्लड में आपका एल्कोहल आया वो भी एल्कोहल क्या होगा? कि आपका नोज के थ्रू एक्सक्रीशन के समय बाहर हो जाए। तो एल्कोहल का भी एक्सक्रीशन होता है, क्लियर हो गया? कीटोन का भी एक्सक्रीशन होगा, वोलेटाइल प्रोडक्ट है इसलिए करके। अब देखो, ये कीटोन बॉडी आपके बॉडी में मेनली कब बनेगा? तो दो कंडीशन दिमाग में रखें। एक, आप लॉन्गर फास्टिंग कर लिए, लंबे समय के लिए आपका फास्टिंग हो गया, तो जब लंबे समय की फास्टिंग आपकी होगी तो उस समय क्या होगा कि आपके बॉडी में स्टोर था कार्बोहाइड्रेट, स्टोर था लिपिड, स्टोर है प्रोटीन। तो आप जब फास्टिंग शुरू किए, आप जब फास्टिंग कर रहे हैं, तो उस फास्टिंग में शुरू के समय में फास्टिंग करने वाला आप भूखे हैं, कहां से? बाहरी रूप से, यानी बाहर से आप भोजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अंदर में आपका स्टोर है जिसको यूज किया जाएगा। तो आप जब फास्टिंग कीजिए तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होने लगेगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट यूज होने लगेगा, तो कार्बोहाइड्रेट जो आपके बॉडी में स्टोर है वो टूटेगा, सेल के अंदर जाएगा, और सेल के अंदर जब ये जाएगा तो सेल के अंदर जब टूटेगा तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट CO2 और वाटर का फॉर्मेशन करेगा जो लंग्स के थ्रू बाहर। क्लियर हो गया? जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाएगा तब तो बॉडी क्या यूज करना शुरू करेगा? लिपिड, सबसे लास्ट में प्रोटीन। ये तो यानी जब आप फास्टिंग में रहिएगा तो जो स्टोर फूड है, स्टोर फूड में पहला प्रीफरेंस किसको मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट यदि टूट करके सेल के अंदर यदि जाएगा तो वो जब टूटेगा तो वो तो प्रोडक्ट जो बनाएगा, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, वो CO2 और वाटर बनाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पास कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल तो बनाएगा नहीं। क्लियर हो गया यहाँ पे? लेकिन उसके बाद देन आफ्टर फिर फास्टिंग में आप हैं तो
अब आपके बॉडी से लिपिड ब्रेक डाउन होने लगे। तो लिपिड ब्रेक डाउन होगा तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, कैसे पता चलेगा लिपिड ब्रेक करा, तो आपके ब्लड में कीटोन बनने लगेगा, आपके लंग्स से जो है वो एक्सक्रीशन के थ्रू कीटोन जो होगा वो बाहर आने लगेगा। तो कीटोन जो बाहर आने लगे तो ये समझ जाइए कि आपका कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, आपके बॉडी में यदि ब्लड में कीटोन का लेवल अप जा रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट था वो यूज हो रखा है और अब आपका लिपिड यूज हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये डायबिटिक पेशेंट में भी होगा। डायबिटिक पेशेंट में तो ऑलरेडी क्या होगा कि उसके पास में तो इंसुलिन बनता नहीं है या इंसुलिन का रिसेप्टर काम नहीं करता, तो उसके पास में कार्बोहाइड्रेट स्टोर फॉर्म में रहता नहीं, तो वो तो डायरेक्ट लिपिड यूज करेगा, तो इसका उसके बॉडी में कीटोन बॉडी ज्यादा बनने लगेगा। तो कीटोन जो होता है ना, ये किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण भी होता है। कीटोन किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है, क्लियर होगा, निकलना लंग्स के थ्रू, लेकिन ये किडनी को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाता है। इसी से पता चलता है इसका लेवल यदि बहुत अप होने लगता है तो ये पता चलता है कि आपका किडनी फेलियर की तरफ भी जा रहा है। तो आपको ये पता चल गया ना कि लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कर सकता है। मेन तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन रेस्पिरेशन के दरमियान ही जो एक्सक्रीशन ये आपका क्या करता है, एक्सपायरेशन करता है, तो उस समय CO2 और क्या निकलता है, वाटर। इतना दूर तक तो आपको पढ़ा रखे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब क्या क्या आप एक्स्ट्रा आपको दिया कि आपके बॉडी में यदि लिपिड का ब्रेकडाउन हो, किसका ब्रेकडाउन हो, लिपिड का, तो आपका कीटोन बॉडी बनेगा। यदि आपके बॉडी में लिपिड ब्रेक करेगा, यदि आपके बॉडी में लिपिड यदि ब्रेक करेगा तो वो आपका कीटोन बॉडीज बनाएगा। लिपिड ब्रेक यदि करता है तो वो आपका कीटोन बॉडीज बनाता है, क्लियर? और ये आप ऐसे बोले कि कीटोन इज ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ क्या, लिपिड, क्लियर हो गया? और ये जो लिपिड का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, लिपिड का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो आपका एसीटोन, एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, और ये सब को मिलाकर हम लोगों ने क्या बोल दिया, कीटोन, जो कि वोलेटाइल नेचर का है, जो कि लंग्स से बाहर आएगा। एल्कोहल भी बाहर आएगा। एल्कोहल यदि कोई इंटेक करता है तो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो वो ब्लड लंग्स के पास आएगा, तो वहां से क्या होगा, एल्कोहल बाहर आ जाएगा। एल्कोहल वोलेटाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि आपका लंग्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो CO2 रिलीज कर सकता है, जो वाटर रिलीज कर सकता है, जो कीटोन बॉडी रिलीज कर सकता है। कीटोन बॉडी में एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड आता है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट नहीं है। स्किन कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो ये क्या करता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर जो है वो स्वेट के फॉर्म में बाहर निकाल दिया। जो लिपिड जो ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है उसको कौन सा ग्लैंड निकाल देगा, तो सीबेसियस ग्लैंड। ये आपका क्या करता है, सीबम रिलीज करता है। सीबम क्या होगा, ऑयली होगा। ये आपका क्या करेगा कि लिपिड वेस्ट मटेरियल वाला जो लिपिड का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होगा उसको बाहर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नेक्स्ट और लास्ट हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे आपका स्किन हो ही गया, ये लंग्स हो गया। ये आपका क्या है, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नेसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया लीवर। ये जो लीवर है ये भी मेरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन लीवर चूंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो उसका मेन काम तो डाइजेशन का है। यदि आपको बोलेगा लीवर कौन सा है तो एक्सक्रीटरी में नहीं जाएगा, किधर जाएगा, डाइजेस्टिव में, क्योंकि इसका मेन काम है बाइल बनाना। और बाइल बना के आपको चूंकि हम पढ़ा रखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, बाइल बनाएगा और वो बाइल क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा, यानी लिपिड को क्या करेगा, स्प्लिट करके एब्जॉर्ब होने में मदद करेगा। क्लियर हो गया? इसका मेन काम है डाइजेशन के लिए। लेकिन ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्योंकि सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन कहां होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का मेन सेंटर कौन है, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर है। क्लियर हो गया? लार्जेस्ट ग्लैंड आपका है। प्लस ये लीवर में जाकर के आप जो भी फूड के रूप में टॉक्सिक मटेरियल लेते हो उसका डिटॉक्सिफिकेशन, यानी वो जो जहर है उसको तोड़ करके वो कम नुकसानदायक चीज में कन्वर्ट करने का काम किसका है, तो लीवर का। तो वो जो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा तो उसको क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल स्टूल के थ्रू भी बाहर निकाल सकता है, वेस्ट मटेरियल स्टूल के थ्रू बाहर निकाल सकता है। तो लीवर भी क्या करता है, तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है, और वो स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देगा। किसके थ्रू बाहर निकाल देगा, स्टूल। तो लीवर के सेल के द्वारा डाला गया है, इसलिए करके लीवर एक्सक्रीशन किया। लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड गया और वो जो अनडाइजेस्टेड हो गया, वो जो बाहर निकला, वो कभी भी एक्सक्रीशन नहीं कराएगा। क्लियर हो गया? तो हम उम्मीद करें कि ह्यूमन बीइंग का पहले क्लियर कर दिया। अब आऊंगा आपका क्लासिफिकेशन में जो एनिमल किंगडम पर है उसका फाइलम और उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब ये हो गया क्या, तो हमने डील कर दिया कौन सा, तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन डील कर दिया। लेकिन अभी नेसेसरी या मेन एक्सक्रीटरी, नेसेसरी भी बोल सकते हो,
इसकी जरूरत है, नेसेसरी स्किट्टी ऑर्गन या प्रिंसिपल स्किट्टी ऑर्गन किडनी। अब इसके विषय में थोड़ा बहुत बताते हैं, इसी पे तो पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो हल्का फुल्का यहाँ पे आइडिया आपको देते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? आइए, स्किट्टी ऑर्गन, स्किट्टी ऑर्गन जो आपका नेसेसरी बोल दो, प्रिंसिपल बोल दो, मेन स्किट्टी ऑर्गन बोल दो, जो किडनी आपके पास में है, वो किडनी क्या करेगा, कैसे करेगा और कौन सा काम करता है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो किडनी है ये आपका एक्सक्रीशन कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा किसका, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का, मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, जो कि आपको मैं बता रखा हूं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का मेनली किडनी एक्सक्रीशन करेगा। क्लियर हो गया? ये एक्सक्रीशन इसके लिए वर्ड क्यों लगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को जो बाहर निकाला किडनी, वो सेल के अंदर बना था। क्या बना था? तो जो भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बना है, उसको यदि कोई ऑर्गन बाहर निकाल रहा है तो वो ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाएगा, और वो जो मटेरियल बाहर निकल रहा है वो एक्सक्रीशन कहलाएगा। मैं बार बार एक ही चीज को फोकस कर रहा हूं। क्लियर हो गया? वो कहलाएगा एक्सक्रीशन। अब आइए यहां पे हम लोग बात करते हैं, किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है, वो भी कैसा, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन ये एक और वाइटल काम आपका कर देता है किडनी, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन तो मोस्टली ये होता है कि जो आपको मैं अभी एनिमल किंगडम में जाऊंगा वहां पे आपको डील करूंगा, तो एक्चुअली होता है क्या है कि जिसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वही उसका ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी हो जाता है। क्लियर हो गया? मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही मेनली ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या, अब यहां पे देखिएगा, ये एक्सक्रीशन तो करेगा ही करेगा, और साथ में ये करेगा ऑस्मो रेगुलेशन। ये वाला हो गया होगा, इसको हम क्लियर करते हैं यहां पे। अब इसके साथ में ये काम करेगा किसका, तो ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए यहां पे वर्ड लगा हुआ रेगुलेशन, रच्चा पच्चा मानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वर्ड को पकड़िएगा, मैं वर्ड को फोड़ दे रहा हूं, उसी वर्ड से मैं बात करूंगा। यहां पे एक वर्ड आया ऑस्मो, क्लियर हो गया? और ऑस्मो जो यहां पे वर्ड आया और इधर आया रेगुलेशन, तो यहां ऑस्मो जो है ये आया है किसके लिए, तो सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में मेनली वाटर, कोई डाउट नहीं है, और सॉल्यूट में आपका आयंस वगैरह हो सकता है। क्लियर हो गया? आयंस को हमने रख दिया सॉल्यूट में, जैसे आप साल्ट ले लिए, साल्ट और प्लस वाटर, तो ये जो साल्ट है ये सॉल्यूट है, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं हम, और ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट वही होगा जो ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मोर, और सॉल्यूट का अमाउंट क्या होना चाहिए, हमेशा लेस होना चाहिए, लेस होगा। अब क्या होगा, जो आप साल्ट लिए हो, ये साल्ट NaCl है, जब यहां टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस, तो इसका ये आयन हो गया, क्या साल्ट बोल सकते हो आप। तो मैं बोला यहाँ पे ऑस्मो वर्ड किसके लिए लाया, सोल्यूशन के लिए आया। सोल्यूशन में क्या क्या आ गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, तो ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा। ये जो सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा और सॉल्यूट हमेशा कम होगा। तो सॉल्यूट में हमने यहाँ पे क्या मान लिया, आयन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किडनी। क्लियर हो गया, हम पढ़ रहे हैं किडनी। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये तो तोड़ दिया, ऑस्मो को आप सॉल्यूशन से केमिस्ट्री में जोड़ लीजिएगा कि ऑस्मो से सॉल्यूशन पकड़िएगा, सॉल्यूशन में दो चीज होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट में आ गया आयंस और आपका सॉल्वेंट में आ गया वाटर, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है ही। तो लेकिन हमको किडनी पढ़ना था, और भी कुछ सॉल्वेंट हो सकता है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मेरे को किडनी पढ़ना है इसलिए मैंने वाटर का बात किया। अब क्या किया, दूसरा वर्ड पढ़िए, रेगुलेशन। तो ये वर्ड आपको लग रहा होगा कि रेगुलेशन का मतलब हो गया कि रेगुलेट करेगा,
तो क्या रेगुलेट करेगा? रेगुलेशन का मतलब हो गया कि रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेट करेगा तो क्या रेगुलेट करेगा? तो रेगुलेट करेगा क्या? तो आयंस एंड वाटर के कंसंट्रेशन को। मैं समझ में आ गया? मैं बोला कि आपने बोला ओस्मो रेगुलेशन, तो रहा ओस्मो का मतलब क्या हो गया? सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या क्या हो गया? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में क्या हो गया? आयंस, और सॉल्वेंट में क्या हो गया? वाटर। और यहाँ पे रेगुलेशन का मतलब क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेट किसको करेगा? तो किसको करेगा? तो आयंस को करेगा और वाटर को करेगा। तो रेगुलेट करेगा आयंस को और वाटर को। क्लियर हो गया? और ये जो रेगुलेट करेगा इसका मतलब हो गया कि यदि ज्यादा हो रहा है, यदि ये आयंस और वाटर आपके बॉडी में यदि ज्यादा हो रहा है, तो बॉडी से किडनी आयंस और वाटर को बाहर निकाल देगा एक्सक्रीशन की मदद से। एक्सक्रीट करके बाहर निकाल देगा, ताकि जितना हमको चाहिए ऑप्टिमम आयंस बॉडी के अंदर, वो ऑप्टिमम आयंस रहे। यदि कम हो रहा है आयंस और वाटर बॉडी में कम हो रहा है, तो ये किडनी क्या करेगा कि अब बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी कम है और बाहर यदि निकाल देगा तो बॉडी में और कमी हो जाएगी। तो इसलिए कि वो क्या कोशिश करेगा कि आयंस को बाहर नहीं जाने देगा, कम है, और आयंस को बाहर, आयंस और वाटर को बाहर जाने देगा कब? जब ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। कम है तो नहीं जाने दे रहा है, ज्यादा है आयंस और वाटर तो जाने दे रहा है। तो इसलिए करके इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। पूरा साफ क्लियर कर रहा हूं, ऑस्मो रेगुलेशन एकदम क्लियर है। तो ऑस्मो का मतलब सोल्यूशन पकड़ लीजिएगा, और सोल्यूशन में दो चीज पकड़ लीजिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जो होगा वो आयंस होगा, सॉल्वेंट जो होगा वाटर होगा। और रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना? तो आयंस और वाटर को रेगुलेट करना। यदि आयंस और वाटर बॉडी में ज्यादा होगा तो ये किडनी क्या करेगा? बॉडी से उसको बाहर निकाल देगा। यदि कम होगा तो बॉडी से बाहर नहीं निकलने देगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, छोटू एकदम क्लियर समझ करके बात करना। यदि आपको बोलेगा कि आपके बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है, तो क्या बोलोगे? किडनी करता है। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन में? तो रेगुलेट किया जाता है। किसको रेगुलेट करते हो? तो वो आयंस को और वाटर को। तो ये कब, कैसे, क्या रेगुलेट होता है, कैसे रेगुलेट होता है? यदि आपके बॉडी में आयंस और वाटर ज्यादा हो गया, जैसे आप नमक ज्यादा खा लिए, पानी ज्यादा पी लिए, तो आपके बॉडी में जितना NaCl चाहिए उससे ज्यादा NaCl आपके बॉडी में आ गया। तो आपके बॉडी में यदि वो NaCl ज्यादा आ गया तो उसको रेगुलेट करने वाला कौन है? किडनी। तो वो क्या करेगा? इस आयन और वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देगा यूरिन के फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो यूरिन के फॉर्म में आयंस और वाटर बॉडी से बाहर चला गया। लेकिन मान लीजिए कि आप फास्टिंग में हैं, NaCl नहीं लिए हैं, वाटर भी नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके बॉडी में साल्ट की कमी हो रही है और आपका वाटर की कमी हो रही है। तो उस समय किडनी क्या करेगा कि इस दोनों को, आयंस को, यानी आयंस को आप साल्ट भी बोल दीजिए यहाँ पे, या साल्ट भी कर सकते हो, तो आयंस को या साल्ट को और वाटर को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देगा। यानी कहने का मतलब यूरिन का फॉर्मेशन को कम कर देगा। तो फास्टिंग के समय आप देखते हो कि यूरिनेशन कम लगेगा, तो यूरिन के फॉर्मेशन को कम कर दे। तो जनरली यही होता है कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना, वही ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम कर देता है, और वही एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो एक्सक्रीशन का तो काम करेगा ही, प्रिंसिपल वर्क किसका है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम वो साथ ही साथ देख देता है। और ऑस्मो रेगुलेशन में, ऑस्मो वर्ड किसके लिए? सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन में क्या क्या आएगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट में क्या आएगा? आयंस या साल्ट बोल सकते हो, किडनी पढ़ रहे हैं आयंस या साल्ट की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद सॉल्वेंट में क्या आएगा? वाटर आएगा। और रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट कर देना, यानी कंट्रोल करना, कि ना बढ़ने देना है ना घटने देना है, यानी कंट्रोल करके रखना है, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। तो इसलिए करके रेगुलेट कर देगा आयन और वाटर को। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा, तो साफ सुथरा हो गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। आइए एक्सक्रीटरी ऑर्गन का अब हम लोग बात करेंगे। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो पहले बता दिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेसेसरी, उसी को बोला था मेन, उसी को बोला था प्रिंसिपल, जिसमें आपने किडनी लिया था अभी ह्यूमन बीइंग के केस में। और एसेसरी में आपने क्या ले लिया था? तो एसेसरी में आपने लिया था स्किन, उसके बाद लिया था लीवर, उसके बाद आपने लिया था लंग्स। लीवर भी लिया था, लंग्स भी लिया था। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन था। कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये भी बता दिया। मैंने को एक बात खाली बता दो कि कीटोन बॉडीज जो है, या कीटोन जो होगा वो किससे बनेगा? किसके ब्रेकडाउन से? लिपिड के ब्रेकडाउन से। लिपिड यदि ब्रेक करेगा तो कीटोन बॉडी में क्या क्या है? एसीटोन,
एसीटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आपको एनिमल किंगडम पढ़ा रखे हैं, उसका एक सीरीज आपको हम लोग पढ़ाए थे। फाइलम, जो आपका फाइलम था, वो फाइलम के विषय में हम लोग पढ़ाए थे। तो अब हम लोग हर एक फाइलम में जाके देखेंगे कि इस फाइलम का स्किटी ऑर्गन क्या है, इसका क्या स्किटी ऑर्गन, इसका क्या स्किटी ऑर्गन। तो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा हूं नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, तो उसको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको आगे स्किटी ऑर्गन तक ले आते। तो हम लोग का मेनली जो स्किटी ऑर्गन का काम है, वो काम है नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ये डैमश्योर है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो ये एक्सक्रीशन कहलाएगा और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम होगा। और ये या तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो भी निकाल सकता है, और नेसेसरी हो तो भी निकाल सकता है। क्लियर हो गया? वेस्ट मटेरियल। लेकिन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल मेनली कौन निकालेगा? तो नेसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को मेनली बाहर निकालता है। क्लियर हो गया? ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, ये मेनली 3 टाइप के हैं। मैं पिछले वीडियो में पढ़ा रखा हूं, लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये आपका 3 टाइप का है। ये 3 टाइप क्या है? 3 टाइप्स के मेनली जो है, मेनली 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स के आपके पास में है। और ये मेनली जो 3 टाइप्स का, इसमें पहला आपका हो गया, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो मेनली 3 टाइप्स का, इसमें पहला हो गया अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला हो गया NH3। NH3 ये अमोनिया है, लेकिन ये जब किडनी से बाहर निकलेगा तो अमोनियम आयन के फॉर्म में निकलेगा, यानी NH4+ के फॉर्म में निकलेगा। लेकिन अमोनिया अभी बोल रहे हैं हम, अमोनिया। दूसरा हो जाएगा यूरिया, और तीसरा हो गया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ये मेनली 3 टाइप का बोला। ये नहीं कि यही 3 है, इससे आगे नहीं है, इसके आगे भी है, अभी आपको मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अमोनिया के विषय में यदि हम लोग बात करें, तो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, एक्सक्रीट आउट यानी बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर चाहिए। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर यदि किसी ऑर्गेनिज्म को चाहिए अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, तो वो रहेगा कहां पे? तो वो वाटर में ही रहेगा। यदि कोई ऑर्गेनिज्म जमीन पे है, तो वो कभी भी अमोनिया नहीं निकाल सकता है। इसलिए नहीं निकाल सकता है क्योंकि वहां पे उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा अमोनिया को बाहर निकालने के। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात भी पकड़िए, ये जो अमोनिया होता है, ये मोर टॉक्सिक होता है, मोर टॉक्सिक होता है। और ये अमोनिया चूंकि मोर टॉक्सिक होता है, तो ये ब्लड के थ्रू मेनली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। मेनली ये अमोनिया चूंकि मोर टॉक्सिक होता है, तो ये मेनली ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। तब क्या होता है? तो एक्चुअली ये होता क्या है, जहां पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, जहां पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, उसी जगह से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बात नहीं समझ में आया? यदि अमोनिया, मेनली बोल रहा हूं, अमोनिया मोर टॉक्सिक है, यदि वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा तो वो अदर ऑर्गन में चला जाएगा और अदर ऑर्गन को क्या करेगा? डैमेज कर देगा। क्लियर हो गया? इस लेकर के ये ब्लड के थ्रू मेनली ट्रांसपोर्ट, मेनली बोल रहा हूं, मेनली ट्रांसपोर्ट नहीं होता। और मेनली यदि ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? तो जिस जगह पे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, जिस जगह पे अमोनिया बनेगा, सपोज इस सेल में यहां पे अमोनिया बना, तो बस इसी जगह से अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेकर के अमोनिया का ब्लड के थ्रू मेनली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। जिस जगह बनता है उसी जगह रिलीज आउट हो जाता है, उसी जगह एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस लेकर के वहां पे क्या होना चाहिए? सराउंडिंग में वाटर ज्यादा होना चाहिए। वाटर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो वाटर यदि ज्यादा होगा तो इस सेल के पास अमोनिया बना, तुरंत ये वाटर में ये मोर सोलेबल है अमोनिया, तो तुरंत क्या होगा कि डिजोल्व होकर के बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए करके यहाँ पे बोला कि अमोनिया मोर टॉक्सिक भी है, और टॉक्सिक मोर है, और सोलेबल भी बहुत ज्यादा है। मोर सोलेबल भी है, मोर टॉक्सिक भी है, मोर टॉक्सिक भी है, और मोर सोलेबल भी है, मोर सोलेबल भी है, सोलेबल। यानी अमोनिया जो है वो मोर टॉक्सिक है, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं। अमोनिया जो है वो मोर टॉक्सिक है और मोर सोलेबल भी है।
मोर सोलेबल पे। इसका मतलब ये हो गया कि टॉक्सिक है और मोर सोलेबल है। तो इसके कारण क्या होता है कि अमोनिया जिस जगह पे बना उस जगह पे वाटर प्रेजेंट है तो तुरंत डिजॉल्व होकर क्या हो गया, बाहर आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि इस अमोनिया को निकालने के लिए मोर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है आपको, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगा एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन के लिए किसके एक्सक्रीशन के लिए, तो अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अमोनिया मोर टॉक्सिक है, मोर सोलेबल है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए एक्सक्रीशन के लिए। किसका एक्सक्रीशन के लिए, तो अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए। क्लियर हो गया, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अमोनिया जो होगा वो मेनली ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोर टॉक्सिक है तो अदर ऑर्गन को क्या करेगा, हार्म पहुंचा देगा। तो अदर ऑर्गन हार्म यदि उसको पहुंचेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, तो आपका भी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए करके अमोनिया मेनली बेसिकली जहां बनता है उसी जगह पे वाटर के थ्रू बाहर आ जाता है। और अमोनिया निकालने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा, अमोनिया निकालने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको आप अमोनिया लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अमोनिया। तो अब क्या हो गया, अमोनिया निकाल रहा है ऑर्गेनिज्म, क्या निकाला, अमोनिया। इसलिए क्या इसको बोलते हैं अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। क्लियर। अब देखिए ये ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। अब ऐसा नहीं होता है कि अमोनिया निकाल रहा है तो यूरिया बनेगा कि नहीं बनेगा, या कोई ऑर्गेनिज्म है यूरिया निकाल रहा है तो उसके बॉडी में अमोनिया बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, यूरिक एसिड भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी यूरिया ही उसमें कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि मेनली क्या निकल रहा है, ये तीनों चीज बन रहा है। एक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया भी बन रहा है, यूरिया भी बन रहा है, यूरिक एसिड भी बन रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। कौन सा टेलिक, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब क्या निकालने वाला, यूरिया निकालने वाला। तो ये यूरिया निकाल रहा है मेनली, लेकिन उसके बॉडी में अमोनिया भी बना हुआ है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अमोनिया भी मेरे बॉडी में बना हुआ है, यूरिक एसिड भी बनता है यूरिन के ब्रेकडाउन से, अभी आपको बताएंगे। तो इसका मतलब हमारे बॉडी में अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन फिर भी हम लोग यूरियोटेलिक हैं क्योंकि मेनली क्या बनता है, यूरिया बनता है। इस लेकर के हम लोग यूरियोटेलिक खुद को बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे आइएगा, ये जो यूरिया जो है, ये जो यूरिया आपका है, तो यूरिया ये मोर टॉक्सिक है और ये क्या हो जाएगा, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब होता है बीच वाला, मॉडरेट टॉक्सिक। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन हार्मफुल है, मॉडरेट टॉक्सिक है। तो यदि मॉडरेट टॉक्सिक है तो मॉडरेट सोलेबल होगा, मोर टॉक्सिक था तो मोर सोलेबल का, तो ये मॉडरेट सोलेबल होगा। मॉडरेट मतलब बीच वाला पोजीशन, मॉडरेट मतलब बीच वाला, मॉडरेट सोलेबल होगा। और यदि ये मॉडरेट सोलेबल है तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इसको चाहिए निकालने के लिए बाहर, यूरिया को बाहर निकालने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इसलिए कि नीड, इसको जरूरत पड़ेगा मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर for excretion of यूरिया। क्लियर हो गया। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। यूरिया के लिए मॉडरेट अमाउंट चाहिए, लेकिन अमोनिया के लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, इसके लिए लार्ज चाहिए। इसलिए कि ये ऑर्गेनिज्म कहां मिलेगा, वाटर में ही मिलेगा। तो यानी और जो अमोनिया निकाला वो क्या कहलाएगा, अमोनोटेलिक। और अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन वाटर, यानी वाटर में यदि ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो वो अमोनिया ही निकालेगा। अब एक्सेप्शन कुछ मत पकड़ लीजिएगा, ताकि आप लोग थोड़ा सा उस्ताद भी हैं अगल बगल से भी, तो उस्ताद नहीं बनने हैं, एक्सेप्शन नहीं पकड़ लिया। अब आपको हम पहले ही एनिमल किंगडम में पढ़ा रखे हैं, तो एनिमल किंगडम में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस जगह पे पढ़ाया था कि कार्टिलेजिनस फिश जो है वो यूरियोटेरिक है, इसका मतलब वो यूरिया निकालता है। तो यहाँ पे वो पानी में रह रहा है, कार्टिलेजिनस फिश जो है वो फिश मछली है, तो वो कहां रह रहा है, पानी में रह रहा है, लेकिन वो निकाल क्या रहा है, यूरिया। लेकिन मेनली पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म क्या निकालेगा, अमोनिया।
ताकि वहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उसको अवेलेबल हो जाए, ताकि वो अमोनिया को इजी वे में बाहर निकाल सके। और अमोनिया निकालने वाला कहलाएगा अमोनोटेलिक, और अमोनोटेलिक कहलाएगा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन कहां पे, तो वाटर में। क्लियर हो गया यहाँ पे। और उसी तरीके से यूरिया यदि है तो मॉडरेट टॉक्सिक है, ना ज्यादा जहर भी नहीं या कम जहरीला भी नहीं, मॉडरेट बीच वाला पोजीशन है। और तो इसलिए कि मॉडरेट सोलेबल होगा, ज्यादा भी नहीं घुलेगा कम भी नहीं घुलेगा। और नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी बीच वाला, ना ज्यादा वाटर चाहिए ना कम वाटर चाहिए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इस क्रिएशन के लिए यूरिया को चाहिए। क्लियर हो गया। और यूरिया निकालने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा, यूरिया निकालने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। ये पिछले वीडियो में भी मैं बता रखा हूं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिज्म, मैं पढ़ा रखा हूं। अब आइए यहां से बात करते हैं। ये जो यूरिया निकालेगा, ये ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहेगा, ये ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहेगा। पानी में बता दिया कि कार्टिलेजिनस फिश रहेगा। अमोनिया निकालने वाला ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर होगा। और इसमें आपका क्या होगा, मेनली इसमें जो एग्जाम्पल होगा, मेनली इनवर्टिब्रेट होंगे। इनवर्टिब्रेट पढ़ा रखा हूं आपको, एनिमल किंगडम इनवर्टिब्रेट होगा। और इनवर्टिब्रेट में आप एक्सेप्ट कर देना इंसेक्ट, एक्सेप्ट कर देना इंसेक्ट। क्लियर हो गया। यानी इनवर्टिब्रेट मेनली होगा, मेनली इनवर्टिब्रेट होगा, एक्सेप्ट क्या कर दोगे, इंसेक्ट, इंसेक्ट। और अभी अभी मैं आपको बता रखा हूं कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश। ये कार्टिलेजिनस फिश वर्टिब्रेट में है, ये इनवर्टिब्रेट नहीं है। कार्टिलेजिनस फिश किस में है, वर्टिब्रेट में है। और लेकिन फिर भी वो क्या निकाल रहा है, अमोनिया निकाल रहा है। गलत हो गया, क्या निकाल रहा है, यूरिया निकाल रहा है। तो इसका मतलब कार्टिलेजिनस फिश जो हो जाएगा वो कहां चला जाएगा, यूरिया में, यानी यूरियोटेलिक में। और अब जो बचा ये कार्टिलेजिनस फिश आ गया कहां पे, तो यूरिया निकालने के लिए। तो ये हो गया क्या, तो यूरिया निकालेगा तो यूरियोटेलिक होगा, तो कार्टिलेजिनस फिश इधर आ जाएगा। और यहां पे रह जाएगा बोनी फिश, बोनी फिश। यहां पे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि फिश भी, मैं बोला कि प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन वाटर। तो कार्टिलेजिनस फिश जो है वो भी वाटर में प्रेजेंट है। और बोनी फिश मतलब जिसके पास हड्डी होगा वो भी वाटर में प्रेजेंट है। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश जो है, फिर यहां से देखिएगा, ये कार्टिलेजिनस फिश जो है ये आपका क्या है, यूरियोटेलिक है। क्या निकालेगा, यूरिया निकालेगा। यानी इसमें एग्जांपल यदि आप लिखोगे तो कार्टिलेजिनस फिश आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यहां पे मैं दिखाया कि पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकालता है, लेकिन यहां पे दिखा रहा हूं कि कार्टिलेजिनस फिश वाटर में प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रेजेंट होते हुए भी क्या निकाल रहा है, यूरिया निकाल रहा है। इसी का ऑर्गेनिज्म नाम क्या क्या, यूरियोटेलिक। और जितने भी मैमल्स होंगे, मैमल्स वो पानी में रहे या जमीन पे रहे, वो क्या निकालेगा, तो मैमल्स यूरिया निकालेगा। मैमल्स जो होगा वो आपका यूरिया निकालेगा, मैमल्स हमेशा यूरिया निकालेगा। और इसलिए का ऑर्गेनिज्म होगा यूरियोटेलिक। तो बोले कौन सा फिश है जो कि यूरिया निकालता है, तो कार्टिलेजिनस फिश, वो फिश ही है लेकिन यूरिया निकालता है। ऐसे पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म यदि आपको ऐसे बोल दे कि क्या निकालेगा, तो एक लाइन में बोलना अमोनिया निकाल। लेकिन यदि कोई बोल दे कि नहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा बताइए जो कि पानी में है लेकिन अमोनिया नहीं निकाल के क्या निकाला है, यूरिया निकाला, तो क्या बोलोगे, कार्टिलेजिनस फिश। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो मैं बोला यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश भी हो गया, मैमल भी हो गया। मैं एनिमल किंगडम आपको पढ़ा रखा हूँ, उसमें मैमल जब पढ़ाया था तो मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत सारा बताया था। एक तो बताया था मेमोरी ग्लैंड होगा, दूसरा मैं बताया था कि उसके स्किन पे ग्लैंड मिलेगा, डायफ्राम मिलेगा। ये सब तो खैर मैं एनिमल किंगडम में पढ़ा रखा हूं, मैं उसका चर्चा अभी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इसका चर्चा आप कीजिए कि यदि कोई मैमल होगा तो ऐसे भी पकड़ लेना। तुमको जो बच्चे नए नए अभी एडमिशन लिए हैं हमारे पास में, उनके लिए भी थोड़ा सा समझाने के लिए, हो सकता है कि एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा होगा, तो उसके समझाने के लिए मैमल को पहचानने का तरीका कि आप मैमल को कैसे पकड़ लीजिएगा। तो एक्सटर्नल पिन्ना होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल पिन्ना होगा, और दो गो नोस्टिल होगा। तो बाहर से तो देख के आप भी पहचान लीजिएगा। और स्किन पे हेयर होगा। क्लियर हो गया। यानी आपको यदि ऐसा कुछ दिख जाए, आपको मैमल के लिए हम बहुत डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना एटलीस्ट आपको बता दे रहा हूं कि आप ये पकड़ लो कि ये मैमल है। पकड़ने का तरीका यही है कि एक्सटर्नल पिन्ना, दो नोस्ट्रिल, स्किन पे हेयर। तो बाहर से देख के पकड़ लीजिए कि ये मैमल है। और मैमल है तो यूरियोटेलिक होगा, यूरिया निकालेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे यूरियोटेलिक होगा। अब आइए, कुछ कुछ क्या होता है ना कि
सिचुएशन बेस्ड जंपिंग करता है, यानी यदि बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर मिल गया तो वो निकाल देगा अमोनिया। यदि वो ऑर्गेनिज्म ऐसे जगह पे अभी है जहां पे वाटर की कोई कमी नहीं है तो वो निकाल देगा अमोनिया। और यदि कम अमाउंट ऑफ दी वाटर यदि आपको मिल गया, मॉडरेट अमाउंट ऑफ दी वाटर मिल गया तो निकाल देगा यूरिया, अर्थवर्म। यदि वो ज्यादा वाटर वाले कंडीशन में, ज्यादा मॉइस्ट कंडीशन में, तो क्या निकाल देगा, अमोनिया निकाल देगा। और यदि वही आपका मॉडरेट अमाउंट ऑफ दी वाटर है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ दी वाटर यदि है तो क्या निकाल देगा, यूरिया। यानी बेस्ट हो गया, जैसा देश वैसा भेष, जो कहावत आपका है, यानी उसको जैसा कंडीशन मिला, यदि अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा मिला तो बॉडी से अमोनिया निकाल दिया, यदि वाटर मॉडरेट मिला तो यूरिया निकाल दिया। क्लियर हो गया। तो कुछ ऐसे भी स्विचिंग होते हैं। अब आइए, अब यहां पे मैं बोला कि जो वर्टिब्रेट आपका होगा, उस वर्टिब्रेट में जो मैमल्स वगैरह होंगे, ये जो मैमल्स का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आपका कार्टिलेजिनस फिश और मैमल्स का यहाँ पे बात कर रहा हूं। ये जो मैमल्स आपके पास में है, ये जो मैमल्स आपके पास में है, मैमल्स, ये मैमल्स सब क्या निकालता है, यूरिया निकालता है। और ऑर्गेनिज्म क्या कराएगा, यूरियोटेलिक, और प्रोसेस क्या कराएगा, यूरियोटेलिज्म। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब आइए, यहां पे हम लोग बात क्या करते हैं कि अब यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या हो गया, इधर हो गया अमोनिया है मोर टॉक्सिक, यह है मॉडरेट टॉक्सिक, तो अब क्या बचा, लेस टॉक्सिक। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूरिक एसिड जो होगा वो लेस टॉक्सिक होगा, और लेस टॉक्सिक होगा तो लेस सोलेबल होगा, और लेस सोलेबल यदि होगा तो उसको रिलीज करने के लिए कम वाटर चाहिए, यानी उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए नीड lesser amount of water for excretion of यूरिक एसिड। तो यहां पे एक बेनिफिट और मिल जाएगा आपको, यदि किसी जगह पे वाटर की यदि कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, तो आप यूरिक एसिड निकालिए। ये एडेप्टेशन हो गया। इकोलॉजी में मैं टारगेट वाले बच्चे को पढ़ाया हूं, लेकिन आपको इकोलॉजी में जब पढ़ाऊंगा तो मैं पूछूंगा कि एक ऑर्गेनिज्म है और उस जगह पे पानी की कमी है, वो ऐसे एरिया में रह रहा है जहां पे वाटर की कमी है, तो वो क्या निकालना प्रीफर करेगा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो क्या आंसर होगा, यूरिक एसिड। बोले रीजन क्या होगा, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है उसको निकालने के लिए हमको लेसर अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। तो यानी हम अपने बॉडी से, यदि हम तो मैमल हैं, लेकिन सपोज यदि कोई डेजर्ट इलाका है जहां पे पानी की कमी है, वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म है और वहां पे रियल स्कार्सिटी ऑफ द वाटर है, पानी के रियल में कमी, तो वो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से यूरिया निकालेगा। तो यूरिया निकालने के लिए हमको वाटर कम चाहिए, तो मेरे बॉडी से वाटर कम बाहर आएगा, तो मेरे बॉडी में वाटर रहेगा, तो इस तरह से हम क्या कर लिए, वाटर को कंजर्व कर लिए। हाँ, मैं बोला यहाँ पे कि यूरिक एसिड के केस में यदि हम यहाँ पे क्या है कि डेजर्ट इलाके में हैं, तो डेजर्ट इलाके में क्या हो गया कि हम यूरिक एसिड निकालना पसंद करेंगे। यूरिया यदि निकालेंगे तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा, यदि अमोनिया निकालेंगे तो मैक्सिमम वाटर निकालना पड़ेगा। यदि हम डेजर्ट वाले एरिया में और अमोनिया निकाल लें, तो अमोनिया यदि हम निकाल लें तो हमको बॉडी से ज्यादा वाटर का लॉस करके अमोनिया बाहर निकालना होगा। यदि यूरिया निकालेंगे तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ दी वाटर, यानी अमोनिया के रिस्पेक्ट में यूरिया निकालने में कम वाटर चाहिए, अमोनिया के रिस्पेक्ट में तो थोड़ा कम वाटर की लॉस होगी। और यूरिक एसिड यदि निकालेंगे तो बहुत कम वाटर हमको जरूरत पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो आप बता दीजिए ना कि किसको प्रेफर करोगे आप, यदि डेजर्ट में ऑर्गेनिज्म मिला, यूरिया निकालोगे, अमोनिया निकालोगे या यूरिक एसिड निकालोगे, तो यूरिक एसिड निकालोगे, क्योंकि यूरिक एसिड को निकालने के लिए लेसर अमाउंट ऑफ द वाटर की जरूरत पड़ती है। इस तरह से वो क्या करेगा, अपने बॉडी में वाटर को कंजर्व कर लेगा, ताकि अदर मेटाबॉलिज्म में उस वाटर को यूज किया जा सके। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं। यहाँ पे प्रेफरेंस आपको बता दिया, और शॉर्टकट में भी आपको लिखा हुआ है अमोनिया मोर टॉक्सिक मोर सोलेबल, इसलिए कि इसके लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसके एक्सक्रीशन के लिए।
क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे क्लियर हो गया। और अमोनिया निकालने वाला ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया निकालेगा वो अमोनोटेलिक कहलाएगा और प्रोसेस अमोनोटेलिज्म कहलाएगा। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होगा वो परसेंट इन कहाँ होगा, तो वाटर में होगा। लेकिन वाटर में कार्टिलेजिनस फिश मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये अमोनिया नहीं निकालता, ये क्या निकालता है, यूरिया निकालता है। इसलिए ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं। ये एक्सेप्शन हो गया, पानी में मिल रहा लेकिन यूरिया निकाला, दिस ओनली द एक्सेप्शन। लेकिन उसी का बोनीफिस क्या है, तो अमोनोटेलिक है। प्लस फिर आइए एम्फीबिया। एम्फीबिया में एक एग्जांपल लीजिए, फ्रॉग। फ्रॉग का टेडपोल लार्वा, जो टेडपोल लार्वा होता है, फ्रॉग के जो लार्वा को हम लोग, आपको फाउंडेशन बैच के बच्चे क्लासिफिकेशन मैं आपको पूरा पढ़ा रखा हूं, इसलिए कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेडपोल लार्वा जान रहे होइएगा। लेकिन जो बच्चे इधर आप न्यू एडमिशन लिए हैं, जो क्लासिफिकेशन नहीं पढ़े हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो फ्रॉग होता है, वो फ्रॉग जो होता है वो वाटर में फर्टिलाइजेशन करता है। उसका फर्टिलाइजेशन कहां होगा, ये दिख नहीं रहा। मैं बोला कि जो फ्रॉग होगा, ये जो फ्रॉग होगा, ये फ्रॉग जो है ये एम्फीबिया है। एम्फीबिया का मतलब हो गया, एम्फी मतलब होता है बोट, यानी ये वाटर में भी एम्फीबिया है, तो ये वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। लेकिन इस फ्रॉग का जो लार्वा होता है जिसका नाम है क्या, तो टेडपोल। और ये टेडपोल जो है ये ओनली वाटर में रहता है, केवल वाटर में ही रहता है, जमीन पे नहीं रहता। तो यदि वाटर में रहता है, तो मैं तो पहले ही बोला कि वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर होगा, वो क्या होगा, तो अमोनोटेलिक होगा। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहां प्रेजेंट होगा, वाटर में। इसका मतलब ये टेडपोल लार्वा वाटर में रहता है, इसलिए करके ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, तो अमोनोटेलिक होगा। क्लियर हो गया, अमोनोटेलिक होगा। तो इसका मतलब हो गया कि फ्रॉग जो होगा वो एम्फीबिया है, वो वाटर और लैंड दोनों पे रहेगा। लेकिन जो एम्फीबिया है फ्रॉग, उसका लार्वा का नाम क्या है, टेडपोल लार्वा, जो केवल वाटर में मिलेगा। और टेडपोल लार्वा क्या निकालेगा, तो वाटर में तो अमोनिया निकालेगा, और अमोनिया निकालेगा तो अमोनोटेलिक कहलाएगा। कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होगा। आइए, मैं आपके पिछले वीडियो में यूरिक एसिड निकालने वाले ऑर्गेनिज्म का कोड दे रखा था। मैं बोला था बीज, बर्ड, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल। कोई डाउट किसी को? यहां पे मैं बोला कि अमोनिया जो निकालेगा वो इनवर्टिब्रेट निकालेगा। क्लियर? एक्सेप्ट क्या कर दिया, इंसेक्ट कर दिया, इंसेक्ट को उसमें से हटा दिया सर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इंसेक्ट को आपने वहां से रिलीज कर दिया, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे मैं बोला कि इंसेक्ट तब क्या निकाल रहा है, यूरिक एसिड निकाल रहा है। इंसेक्ट आपका निकाल रहा है यूरिक एसिड, क्योंकि बी जो आपने कोड किया, बी से हो गया बर्ड, आई से हो गया इंसेक्ट, और आर से हो गया रेप्टाइल। इसमें से दो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, अंडा देने वाला ऑर्गेनिज्म है, बर्ड और रेप्टाइल। तो एक लाइन और आज आपको बता देते हैं, मतलब क्लियर कर देते हैं। अंडा देने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, सारे ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक होगा, यूरिक एसिड निकालने वाला होगा। अंडा देने वाला ऑर्गेनिज्म क्या देने वाला, अंडा, एग ले करने वाला ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड ही निकालेगा। क्लियर हो गया? और यूरिक एसिड निकालने वाला ऑर्गेनिज्म जो मैं पिछले आपके इसमें पढ़ा रखा हूं, जो यूरिक एसिड निकालेगा उसको हम लोग बोलेंगे यूरिकोटेलिक। दिख रहा होगा? तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या हो गया, बीज। बीज में क्या क्या आ गया, बर्ड, इंसेक्ट और रेप्टाइल। इसमें से बर्ड और रेप्टाइल एग लेइंग है, और एग लेइंग जो मैमल होगा, जो क्लिडोइक, जिसके ऊपर कवरिंग होगा, हार्ड कवरिंग वाले। ऐसे ये मत समझ रहे कि ह्यूमन बीइंग भी ओवा फॉर्मेशन करता है फीमेल के केस में, वो एग नहीं हो गया। एग मतलब क्लिडोइक एग, क्या हो गया, जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग हो, हार्ड सेल हो, जिसके ऊपर में हार्ड सेल होगा, जिस एग के ऊपर, ये डैम्सियोर हो गया कि ये जमीन पे मिलने वाला ऑर्गेनिज्म होगा। कहां मिलने वाला, जमीन पे। तो ये जो हार्ड सेल जिसके ऊपर होगा, वो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड ही निकालेगा।
हार्ड सेल के लिए बात कीजिएगा, क्लियर हो गया। तो आपको यदि कोई बोले कि जो मुर्गी है वो अंडा देता है, अंडा देता है तो इसका मतलब क्या हो गया, कबूतर है अंडा देता है, लेकिन उसके ऊपर क्या हार्ड कवरिंग है, लिडोइक एग है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हार्ड कवरिंग यदि उसके पास है और वो एग ले कर रहा है, जमीन पे एग ले कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। और यूरिक एसिड को निकालने के लिए लेस वाटर चाहिए कि मोर वाटर चाहिए, लेस वाटर चाहिए। तो ये ऑर्गेनिज्म मेनली कहां मिलेगा, जहां पे पानी की कमी होगी, और जहां पे पानी बहुत ज्यादा मिलेगा वहां पे कैसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म मिलेगा। क्लियर हो गया।